हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो हमारे हरियाणा जीके की इस सीरीज में हम हरियाणा की भूगोल या फिर हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने पहला लेक्चर भौगोलिक विभाजन हरियाणा का कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की जलवायु और मिट्टी या फिर हरियाणा का क्लाइमेट और सॉइल। तो जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो हरियाणा के आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वो सभी को कवर करके हम यहाँ पर चलेंगे। तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं कि यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर पीडीएफ सेक्शन पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी हैं, तो आप उन कोर्सेज को वहां से अवेल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की जलवायु और मृदा या फिर क्लाइमेट और सॉइल, है ना। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद में एक हमारा एमसीक्यूज का सेक्शन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जलवायु या फिर इसे क्लाइमेट भी बोलते हैं। किसी विशेष स्थान पर किसी खास समय में वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहा जाता है। तो पहले हम मौसम को समझ लेते हैं। वायुमंडल की इस स्थिति में उस विशेष स्थान का तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह, दाब, कोहरा, वर्षा, हिमपात सभी परिस्थितियां शामिल है ना। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा वायुमंडल की स्थिति। तो वायुमंडल की स्थिति से क्या मतलब है, वहाँ का तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह, दाब, कोहरा, वर्षा, हिमपात, ये सब चीजें वायुमंडल की स्थिति के अंतर्गत आ जाती हैं। जबकि जलवायु किसी स्थान के वातावरण की लगभग स्थायी दशा है ना। ये स्थायी होती है जो जलवायु होती है, और जो मौसम होता है वो अस्थायी होता है, जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है, किंतु जलवायु बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, बड़े कालखंड के लिए प्रयोग किया जाता है ना। देखिए अब मौसम और जलवायु में थोड़ा सा आप अंतर देखिए। सबसे पहली बात तो मौसम क्या होता है, कम समय में ये जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है और एक छोटे भूभाग का के लिए ये शब्द प्रयोग होता है मौसम, ठीक है। जबकि जो जलवायु होती है वो बड़े भूभाग के लिए प्रयोग होती है और लंबे समय में ये चेंज होती है। जैसे माना जाता है कि जो जलवायु होती है 35, 40, 50 साल में चेंज होती है, जबकि मौसम होता है वो जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय तथा विषम जलवायु है, जिसका कारण समुद्र से दूरी है, ठीक है। तो यदि बात की जाए हरियाणा की जलवायु की, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है ना। देखिए उपोष्ण कटिबंध से मतलब है हरियाणा की जो ग्लोब में स्थिति है वो कहाँ पर है, उपोष्ण कटिबंध में, ठीक है। इसके कारण स्थिति कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप। और विषम जलवायु से मतलब क्या है, विषम जलवायु से मतलब यह है कि ये जो हरियाणा की स्थिति है वो समुद्र से काफी दूर है, इसलिए यहाँ की जलवायु विषम जलवायु भी कही जाती है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु भी कही जाती है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर के बीच की जलवायु को कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो हरियाणा की जलवायु है इन 3 जिलों में, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, ठीक है, तो यहाँ की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है। आर्द्र शब्द का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर है यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 110 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। इस कारण से यहाँ की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। हरियाणा की जलवायु ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव होता है, अधिक तापमान होता है और अधिक वाष्पीकरण होता है। शीतकाल में तापमान बहुत नीचे चले जाता है। देखिए आपको पता होगा कि हरियाणा का जो भाग है वो राजस्थान से भी लगा हुआ है, तो ठीक है। तो ग्रीष्म काल में यहाँ पे जो होती है वर्षा काफ़ी कम होती है, और देश में यदि देखा जाए सभी राज्यों से यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से भी यहाँ पर कम वर्षा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अधिक तापमान होता है, आपको पता ही होगा, और अधिक वाष्पीकरण होता है। तो ये सारे रीजन है कि यहाँ पर वर्षा का अभाव है। आगे हम देखते हैं जो हरियाणा की प्रमुख ऋतुएं हैं। सबसे पहले है ग्रीष्म ऋतु। राज्य में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य पड़ती है ना। तो मार्च महीने से शुरू होकर के जून तक ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। राज्य में सबसे अधिक जो गर्म महीने हैं वो कौन कौन से, एक तो मई सबसे गर्म होता है और एक जून होता है। हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है, हिसार है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये हिसार आप मैप में देख सकते हैं, आपको हिसार देखने को मिल जाएगा। राज्य का औसत जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा अधिकतम जो तापमान होता है वो 40 से लेकर के 48 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे गर्म कौन से होते हैं, मई जून। मैंने आपको बताया सबसे गर्म मई जून होते हैं, और ये जो 40 से 48 होता है वो मई जून में ही टेम्परेचर देखने को मिलता है। हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जिलों में लू नामक गर्म हवाएं चलती है ना। तो दक्षिण पश्चिमी या फिर दक्षिण जिले कौन से हैं, जो कि राजस्थान से लगते हैं, है ना। तो जो संपूर्ण उत्तर भारत है यहाँ पर लू नामक एक गर्म हवा चलती है, और खासतौर पर हरियाणा में, है ना। तो ये कहाँ से चलती है, राजस्थान साइड से चलती है गर्मी के समय में। अगली है वर्षा ऋतु। हरियाणा में जून से सितंबर महीने के मध्य दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी मानसून से के कारण वर्षा होती है ना। तो हरियाणा में जो जून से सितंबर के मध्य में वर्षा होती है वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, ये आपको पता ही होगा। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हरियाणा में जो वर्षा होती है वो काफ़ी कम होती है।
राज्य में जो 80% वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। देखिए 2 शाखाएं होती हैं, एक अरब सागर की शाखा होती है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। तो जो हरियाणा में वर्षा होती है वो मैक्सिमम कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु जनवरी फरवरी में भी वर्षा देखने को मिलती है, जिसे मावठा या फिर मावट कहा जाता है ना। देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर है वहाँ से हवाएं चलती हैं, ठीक है, और अपने साथ क्या नमी लेकर के आती हैं, और शीत ऋतु जो कि जनवरी फरवरी के महीने होते हैं हरियाणा में ये वर्षा करती हैं, तो इसे मावठा कहा जाता है। और ये वर्षा हमें पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में 20% वर्षा देखने को मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं। यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मैं वहां पर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा अन्य कोर्सेज भी वहां पर लाइव हैं, जैसे अर्थमेटिक मैथ्स का बैच वहां पर लाइव है, पॉलिटी का बैच लाइव है, साइंस का बैच वहाँ पर लाइव है, हिस्ट्री का बैच वहाँ पर लाइव है। तो सारे सब्जेक्ट ये आप एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा हमारी टीम से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो रूट एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप अभी जा करके डाउनलोड कीजिए और एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों रूट एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा फ्री टेस्ट वाले फोल्डर में आपको इसकी पीडीएफ और जो इसका टेस्ट है क्विज फॉर्मेट में देने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर क्विज फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप एक बार हमारी रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर कीजिए। अत्यधिक वर्षा के कारण यमुनानगर का छिछरौली हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टि से आपको याद रखना है ना। देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के जो चेरापूंजी और माशिमराम, ये 2 स्थान है, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश देखने को मिलती है, ठीक। और हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो यमुनानगर का जो छिछरौली है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो इसीलिए इसे चेरापूंजी से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में सर्वाधिक वर्षा लगभग 110 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है, तथा यहाँ का जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, है ना, जो कि राजस्थान से लगे हुए हैं, यहाँ सिर्फ 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये आपको याद रखना, जो उत्तर पूर्वी जिले हैं, है ना, जहाँ पर शिवालिक भी मैंने आपको बताया था, अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है 110 सेंटीमीटर। इसके अलावा सबसे कम की बात की जाए तो सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ पर सिर्फ 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगे हम देख लेते हैं शीत ऋतु। तो शीत ऋतु की बात करते हैं। राज्य में शीत ऋतु सितंबर से मार्च तक रहती है। शीत ऋतु का औसत तापमान कितना रहता है, 12 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर न्यूनतम तापमान दिसंबर जनवरी में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। राज्य में सर्वाधिक ठंडा महीना जो होता है वो कौन सा होता है, जनवरी का सबसे ठंडा महीना देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है। सबसे ठंडे जिले की बात की जाए तो हिसार सबसे ठंडा जिला है ना, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हिसार। हरियाणा के उत्तर शिवालिक क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान बहुत कम देखने को मिलता है ना। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो ठंड का मौसम रहता है यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र, चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये काफ़ी ठंडा एरिया देखने को मिलता है शीत ऋतु में। अब हम देखते हैं हरियाणा की मिट्टी। हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। तो ये एक फैक्ट है साधारण सा, आपको ये डेट याद रखना है, 1974। हरियाणा में सबसे अधिक भाग में रेतीली दोमट मिट्टी जो कि काफ़ी उपजाऊ है ये मिलती है ना। तो हरियाणा के जो सबसे बड़े भूभाग में मिट्टी देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है, रेतीली दोमट मिट्टी, और ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः पीले भूरे रंग की, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ये काफ़ी उपजाऊ होती है, मिलती है ना। तो हरियाणा के जो मैदानी भाग होते हैं, देखिए फिजिकल डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा को जो सबसे बड़ा भूभाग है वो कौन सा है, मैदानी भाग। और यहाँ पर कैसी मिट्टी मिलती है, पीले भूरे रंग की मिट्टी मिलती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी ही होती है। तो ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कही जाती है। कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की जो मिट्टी है इसको 6 भागों में बांटा है। कौन कौन सी हैं 6 देख लेते हैं। अति हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी, भारी तथा बहुत भारी मिट्टी, शिवालिक गिरिपदीय तथा चट्टानी तल की मिट्टी। तो ये 6 भाग अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हरियाणा को महाभारत काल में बहुधान्य कहा जाता था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुधान्य का मतलब क्या होता है, अत्यधिक समृद्ध भूमि, है ना। तो महाभारत काल से ही जो हरियाणा है काफ़ी समृद्ध भूमि रही है कृषि की दृष्टि से, है ना। तो आपको याद रखना है, महाभारत काल में ऐसे बहुधान्य कहा गया है।
अब सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अति हल्की मृदा को। यह बालू का प्रधान दोमट मिट्टी होती है ना। बालू का प्रधान से मतलब क्या है, इसमें क्या क्या होता है, गाद होती है, सिल्ट होती है, चिकनी मिट्टी होती है और बालू होती है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं इस मिट्टी में, है ना। यह बालू का स्तूपों का निर्माण करती है तथा वायु अपरदन सर्वाधिक होता है ना। देखिए, बालू का स्तूपों से मतलब क्या है, जो राजस्थान से इसका क्षेत्र लगता है तो यहाँ पर ये देखने को मिलती है ना। और बालू का स्तूप मतलब जो रेत जब हवाओं से उड़ के आती है तो रेतों के स्तूप बन जाते हैं ना। और इसी जो ये मिट्टी है इसमें सबसे ज़्यादा अपरदन हमें देखने को मिलता है। इस मिट्टी में चूने की अधिकता और वनस्पति तत्वों का अभाव होता है ना। चूने की अधिकता होती है और वनस्पति तत्वों का अभाव देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिमी जिले सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़, हिसार, तो ये जो राजस्थान से लगते हैं जिले, यहाँ पर ये देखने को मिलती है ना। ये आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, इस क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। यह मिट्टी सरसों, दाल, चना और मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। तो इस बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है ना, क्योंकि राजस्थान से लग रही है, राजस्थान से लगने वाले क्षेत्र में ये मिलती है, तो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी ये नहीं है। यहाँ पर मोटे अनाज, सरसों वगैरह की खेती की जाती है। अब हम देखते हैं हल्की मिट्टी। डॉक्टर जसवीर ने जो हल्की मिट्टी है इसको दो भागों में बांटा है ना। पहला है अपेक्षाकृत बालुई दोमट मिट्टी और दूसरी कौन सी है, बालुई दोमट मिट्टी। ठीक, तो आपको याद रखना है जो हल्की मिट्टी है इसको डॉक्टर जसवीर ने दो भागों में बांटा है। तो चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं। अपेक्षाकृत जो बालुई मिट्टी है यह दोमट मृदा और बालुई दोमट मृदा का मिश्रण है ना। जो दोमट मिट्टी होती है और बालुई दोमट मिट्टी होती है इसका मिश्रण है। इसको रोसली भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा इसमें सिल्ट मृतिका की अपेक्षा जो बालू होती है वो अधिक देखने को मिलती है। देखिए, इसमें सिल्ट भी होता है, मृतिका भी होती है, मिट्टी भी होती है, लेकिन जो बालू होती है, रेत होती है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। यह भिवानी, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, हिसार, इन जिलों में हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं बालुई दोमट मिट्टी। तो ये क्या होती है, इसमें सिल्ट, मृतिका और बालू का अनुपात लगभग बराबर होता है। देखिए, इसमें हमने क्या देखा था, सिल्ट और मृतिका थी वो तो कम थी, लेकिन बालू ज्यादा थी, है ना। लेकिन इसमें क्या है, तीनों का अनुपात लगभग बराबर होता है। घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्रों में, है ना, जो घग्गर नदी बहती है यहाँ से, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ना, यहाँ से घग्गर नदी बहती है पंजाब और हरियाणा की सीमा में, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में ये दिखती है। सर्वाधिक यदि बात करें तो सिरसा जिले में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्यम मृदा की। मध्यम मिट्टियों में मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मिट्टियां शामिल है। देखिए, जो मध्यम मृदा होती है ऑलरेडी तीन टाइप की होती है, मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट। तो ये तीनों को हम पढ़ेंगे। पहली है मोटी दोमट। तो मोटे कणों की दोमट मिट्टी नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में पाई जाती है। ठीक है, तो जो मोटी वाली दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, नूह जिले, आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ सबसे दक्षिण में है नूह या फिर मेवात। ठीक है, यहाँ पर जो फिरोजपुर झिरका क्षेत्र है यहाँ पर ये देखने को मिलती है। दूसरा है हल्की दोमट मिट्टी। यह मिट्टी गुड़गांव के उत्तरी भाग, अंबाला के दक्षिणी पश्चिम भाग और नूह जिले के उत्तर पश्चिम भाग में तथा मध्य रेवाड़ी में देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भूभागों में देखने को मिलती है ना। दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी की बात करें तो हरियाणा का जो मध्य भाग है, जो कि सबसे उपजाऊ भाग कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये देखने को मिलती है। और इसमें कौन सी खेती की जाती है, चावल की मुख्यतः खेती की जाती है। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो बीच वाला क्षेत्र है किसका है, दोमट मिट्टी का, और काफी उपजाऊ मिट्टी ये होती है ना। फसलों के लिए अत्यंत उर्वर व उपजाऊ होती है। इसमें लगभग 40% गादी, सिल्ट, है ना, 20% चिकनी मिट्टी तथा शेष जो 40% होती है वो रेत या फिर बालू होती है। तो इसका फॉर्मेशन है, यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, हिसार, सोनीपत, पानीपत आदि जिलों में पाई जाती है। तो ये बीच वाले जो जिले हैं यहाँ पर ये देखने को मिलती है। इस मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो काफी उपजाऊ मिट्टी है और काफी अच्छी खेती, और खासतौर पर चावल की खेती इसमें की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सामान्यतः भारी मिट्टी। इसका दूसरा नाम रवादार मिट्टी भी है। यह सिल्ट युक्त मिट्टी है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम रवादार मिट्टी है, आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। और यह सिल्ट युक्त मिट्टी है। सिल्ट युक्त मिट्टी मतलब क्या होता है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। इसके अलावा उसमें रेत भी होती है। तो रेत के और मिट्टी के बीच वाला जो हिस्सा होता है वो यह होती है। इस प्रकार की मिट्टी को खादर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चूंकि नदी के आसपास मिल रही है, देखिए यहाँ से यमुना नदी निकलती है, तो इसको खादर भी कहा जाता है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। यमुना नदी के साथ के क्षेत्रों में यह पाई जाती है। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ से यमुना नदी निकलती है इस प्रकार से, और इसके आसपास के क्षेत्रों में ही यह पाई जाती है। सामान्यतः भारी मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है ना। तो देखिए क्या होता है, जब नदियों का जो आसपास का क्षेत्र होता है ना, तो जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदियां अपने साथ जो भी रेत, कंकड़, पत्थर और मिट्टी बहा करके लाती है, तो हर साल इसमें क्या होता है, नई मृदा की परत जम जाती है। इस कारण से इसका उपजाऊपन बना रहता है और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी यह कही जाती है।
अगला है भारी तथा बहुत भारी मृदा। भारी मृदा को डाकर भी कहा जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जैसे सामान्यतः भारी मिट्टी को क्या बोलते थे हम, रवादार में हमने यहाँ पढ़ा था ना, तो इसको क्या बोला जाता है, डाकर। यह मिट्टी घग्घर मारकंडा के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। घग्घर फतेहाबाद तथा मारकंडा कुरुक्षेत्र थानेश्वर, इन दोनों जगह पर इसे सोलर नाम से भी जाना जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। घग्घर व मारकंडा जो नदियां होती हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक है। घग्घर फतेहाबाद तथा मारकंडा कुरुक्षेत्र, इन दोनों की जो जगह हैं, ठीक है, इस यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है, सोलर नाम से भी जाना जाता है। भारी मृदा वर्षा के दौरान चिपचिपी और शुष्क मौसम में अधिक कठोर हो जाती है, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है ना। वर्षा में क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और शुष्क मौसम में अधिक कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में चावल, गेहूं, चना, कपास आदि जो फसलें होती हैं इनकी खेती की जाती है। सबसे ज्यादा उर्वरक का प्रयोग इसी मिट्टी में होता है ना, तो यदि ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो उर्वरक का प्रयोग होता है वो किस मिट्टी में होता है, तो भारी तथा बहुत भारी मिट्टी में होता है। अगली है शिवालिक व गिरिपदीय मिट्टी। इस मिट्टी में भुरभुरा, बलुआ पत्थर, चीका, बजरी तत्वों की प्रधानता होती है ना, तो ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये मिट्टी पंचकुला की कालका, अंबाला के नारायणगढ़ व यमुनानगर के जगाधरी में पाई जाती है। इसी कालका व नारायणगढ़ में घर के नाम से जाना जाता था, जगाधरी में कंघी के नाम से जाना जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है ना। कहाँ पर इसे क्या कहा जा रहा है आपको याद रखना है, जैसे कालका व नारायणगढ़ में से घर कहा जा रहा है, ठीक है, जबकि जगाधरी में से कंधी कहा जाता है, तो याद रखना है। गिरिपदीय मिट्टी अगली है, गिरिपदीय मिट्टी इसी के अंतर्गत आती है। शिवालिक के गिरिपदीय प्रदेश में बालू, बजरी तथा रेत वाली जो मिट्टी होती है उसे क्या बोला जाता है, गिरिपदीय मिट्टी। यह मिट्टी पंचकुला, अंबाला व यमुनानगर में पाई जाती है। कालका व नारायणगढ़ में से घर के नाम से जाना जाता है तथा यमुनानगर में से कंधी के नाम से जाना जाता है, तो जैसा कि अभी हमने देखा, ठीक है, तो ये वही चीज लिखी हुई है। अगली है चट्टानी तल की मिट्टियां। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली की पहाड़ियां हो गई है ना, के कारण जो पथरीली और रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है, थोड़ी मात्रा में शिवालिक में भी ये पाई जाती है। तो ये सारी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जो कि अरावली वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे उसके आसपास के क्षेत्रों में और कुछ अरावली के क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये सारी चट्टानी और पहाड़ी मिट्टियां हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लाल चैनेस्टनेट मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है, तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लाल चैनेस्टनेट जो मिट्टी होती है कहाँ पाई जाती है, तो यमुनानगर में पाई जाती है। सोलर नामक कठोर जो चीका होता है ये थानेश्वर, कुरुक्षेत्र व फतेहाबाद में मिलता है, तो ये सारे जिलों में सोलर नामक कठोर चीका मिलता है। लवणीय मिट्टी जो होती है इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। हरियाणा में जो 32% भूमि है वो लवणता से ग्रस्त है। भूवेत्ताओं के अनुसार मृदा की 1 सेंटीमीटर की जो परत होती है इसको बनने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो भूवेत्ता है ना, जो कि जानकार हैं भूगोल के, तो उनका ऐसा मानना है कि जो मृदा है उसकी 1 सेंटीमीटर परत बनने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। अपर्दन की सर्वाधिक समस्या सिरसा, हिसार और भिवानी में हमें देखने को मिलती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलग से फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। चलिए हम देख लेते हैं हरियाणा में मृदा अपरदन और मृदा लवणता की जो समस्याएं हैं वो सारी हम चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मृदा अपरदन या फिर सॉइल इरोजन क्या होता है। बहते हुए जल अथवा वायु से जो मृदा का ऊपरी परत होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसे मृदा अपरदन या फिर सॉइल इरोजन कहा जाता है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। देखिए थोड़ा समझ लो इसको। देखिए क्या होता है मृदा अपरदन या फिर सॉइल इरोजन, जो मृदा होती है उसकी जो ऊपरी परत होती है ना, वो नदियों के द्वारा या फिर जल के द्वारा बहाकर ले जाई जाती है या फिर वायु के द्वारा उड़ाकर ले जाई जाती है। उससे क्या होता है, इसका जो उपजाऊपन होता है वो नष्ट हो जाता है, और मृदा अपरदन को क्या बोला जाता है, रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। रेंगती हुई मृत्यु से मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान इसको चूंकि हवा और जल ले जा रहे हैं, इसलिए इसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। हरियाणा में बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन का कारण जल और वायु है, तो ये आपको याद रखना है। जो हरियाणा में बड़े कारण है मृदा अपरदन के वो क्या है, जल और वायु के कारण ही हैं। मृदा अपरदन जल से जो ग्रसित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, अंबाला है, यमुनानगर है और पंचकुला, तो ये 3 क्षेत्र हैं, आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अब हम देख लेते हैं मृदा लवणता व क्षारीयता क्या होती है। तो मिट्टी में लवण, नमक और क्षार की उचित मात्रा होनी चाहिए। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यदि लवण की या फिर नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी या क्षार की मात्रा किसी मिट्टी में ज्यादा हो जाएगी तो उस मिट्टी की उपजाऊपन है वो काफी कम हो जाता है ना। लवण का मतलब क्या होता है, नमक से होता है, यह आपको याद रखना है। लवणीय मृदा को सेम या लोनी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। ये भी फैक्ट है, आपको याद रखना है। लवणता से ग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पूर्वी हिसार, उत्तर पूर्वी भिवानी और रोहतक, ये जो जिले हैं ये लवणता से ग्रस्त हैं। चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन कौन सा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की? तो जो हरियाणा की जलवायु कैसी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों के द्वारा वर्षा होती है ना? जुलाई से सितंबर मतलब जो मानसून में वर्षा होती है वो किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, ये मैंने आपको बताया था। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो छिछरौली, जो यमुनानगर का छिछरौली है, इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रहता है, 12 से 14 रहता है ना, 12 से 14 ये मैंने आपको बताया था यहाँ का टेम्परेचर रहता है। हरियाणा के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग कितनी वर्षा होती है? तो शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर, तो 110 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है? तो उत्तर पूर्वी, आंसर हो जाएगा इसका ए, उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म हवा चलती है ना? तो दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिमी भाग में। देखिए मैंने बताया था जो राजस्थान से लगता है हरियाणा का क्षेत्र, यहाँ पर लू नामक गर्म हवा चलती है और संपूर्ण जो उत्तर भारत है यहाँ पर लू नामक गर्म हवा देखने को मिलती है। ठीक है, गर्मी के मौसम में। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्र से दूरी, है ना। तो समुद्र से दूरी के कारण यहाँ पर शुष्क जलवायु या फिर शुष्क महाद्वीपीय जलवायु देखने को मिलती है। कौन सा जिला लवणता से ग्रस्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, डी, है ना। पूर्वी हिसार भी है, उत्तर पूर्वी भिवानी और पश्चिमी रोहतक, ये तीनों जिले इससे ग्रसित हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रौसली भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैंने आपको बताया था, अपेक्षाकृत वालुई जो दोमट मिट्टी होती है, जिसे हल्की मिट्टी का जो टाइप है ना, तो इसे कहा जाता है रौसली के नाम से भी जाना जाता है। मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्यम मृदा को 3 भागों में बांटा गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस मृदा को खादर भी कहा जाता है? तो खादर किसे कहा जाता है? सामान्यतः भारी मिट्टी जो होती है ना, जिसे खादर भी कहा जाता है, और ये नदियों के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है और काफी उपजाऊ मिट्टी है, या फिर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी ये कही जाती है। निम्नलिखित में से किस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सामान्यतः भारी मृदा। हरियाणा में बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो जल और वायु दोनों कारण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जल अपरदन से ग्रस्त है? तो जल अपरदन से ये सभी जिले ग्रस्त हैं, 15वां का डी आंसर हो जाएगा। अंबाला है, यमुनानगर है और पंचकुला भी है। निम्न में से कौन सा किस मृदा को डाकर भी कहा जाता है या डाकर नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारी मृदा या बहुत भारी मृदा। निम्न में से कौन सी मृदा वर्षा के दौरान चिपचिपी शुष्क मौसम में अधिक कठोर हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारी मृदा, है ना। ये मैंने आपको बताया था, भारी मृदा जो होती है वो चिपचिपी हो जाती है और शुष्क मौसम में अधिक कठोर हो जाती है। निम्न में से कौन सी मृदा में भुरभुरा बलुआ पत्थर, तो ये मैंने आपको बताया था, 18 का आंसर हो जाएगा सी, शिवालिक मृदा जो होती है ना, यहाँ पर भुरभुरा बलुआ पत्थर पाया जाता है। हरियाणा में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक हवा चलती है? तो ये जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है इसका, है ना, जो राजस्थान से लगता है, यहाँ पर लू नामक गर्म हवा चलती है। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो हिसार सबसे ठंडा जिला है। हरियाणा में उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, जो शिवालिक वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर ही आर्द्र जलवायु पाई जाती है ना, और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कृषि जो वैज्ञानिक भूगोलविद हैं डॉक्टर जसवीर सिंह, इन्होंने हरियाणा की मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 भागों में बांटा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो करनाल। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा दोस्तों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, मैं वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर कीजिए। अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।